जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने संयोजकता से संबंधित प्रश्न को किए थे और रासायनिक संबंधित प्रश्न बंधन से भी संबंधित प्रश्न किए थे। तो आज हम दोस्तों उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है। त्रिसंयोजक तत्व दोस्तों, इसका मतलब जो अंतिम कक्षा में होगा वो कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। या तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा उसी को त्रिसंयोजक कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिसंयोजक। त्रिसंयोजक कहेंगे। जैसे बोरोन की बात करें तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है दोस्तों? 5 है। तो 5 है तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? 2 और 3 होगा। और एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का कितना होता है? 13। तो 13 का इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? 283। 283। उसी प्रकार इंडियम की बात करें, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंडियम की बात करें तो इंडियम का 53 होता है। कितना होता है? 53। यानी कि 2 8 18। तो 72 कक्षा में किसमें आया? ईडीएम। ईडीएम में भी क्या आ गया? 72 कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसमें सभी तत्व जो है वो क्या है? ट्राइवैलेंट है। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस की बात करें दोस्तों, फास्फोरस का हमारा कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है, यानी कि 15। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? 2 8। यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आता है, तीसरी कक्षा में 32 आता है। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन होंगे हम उतनी को ही रखेंगे। तो 15 में 10 इलेक्ट्रॉन का हो गया तो कितना बच गया? 5। तो 72 कक्षा में जो होता है हमारा, वही क्या कहलाता है? जो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5 नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है 5 है। लेकिन दोस्तों अगर फास्फोरस की हम वैलेंसी या संयोजकता की बात करें तो क्या होगा? वैलेंसी या संयोजकता की बात करें तो कितना होगा? तो जो फास्फोरस में दोस्तों, फास्फोरस ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपने अंतिम कक्षा में क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहेगा तो लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो और इसी कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा वो इसकी क्या हो जाएगा? संयोजकता हो जाएगा। तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माइनस में इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि ये गेन करेगा, क्योंकि ये गेन करेगा। NH4 का होल 2 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? मतलब दोस्तों ये अणु है, ये पूरा मिल करके क्या है? एक अणु है, या मॉलिक्यूल भी हम जिसे कह सकते हैं। तो इसमें अब इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो कितने कितने तत्व शामिल है? कितने तत्व शामिल है? यानी कि तो तत्वों को हम डायरेक्ट गिन सकते हैं। यानी कि इस दो की बात करें दोस्तों, इस दो में नाइट्रोजन के साथ भी गुना है और इस हाइड्रोजन के भी साथ गुना है। यानी कि नाइट्रोजन जो है वो कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8 हाइड्रोजन। कितना? 8 हाइड्रोजन। और सल्फर 1। और जो ऑक्सीजन है वो कितना हो जाएगा? 4। यानी कि एक यहाँ पे, तो 4 और 1 5, और 8 और 2 10, यानी कि 15। कितना तत्व है? टोटल परमाणु जो है वो कितने हैं? 15 है। तो जो 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सही हो जाएगा। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। देखिए दोस्तों, जब एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का संयोजकता कितना है? 3 है। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितना है? 2 है। तो हमने क्या देखा था दोस्तों, जब एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा, यहाँ पे 2 है इसका ऑक्सीजन, इसका 3 है, तो ये आपस में क्या होता है? बदल जाता है। इसका 2 इसके पास आ जाएगा और इसका 3 क्या होगा? इसके पास आ जाएगा। क्या होगा? इसके पास आ जाएगा। तो ये सूत्र जो हमारा बन जाएगा Al2O3। Al2O3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। Al2O3 में एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है? सेम क्वेश्चन दोस्तों, पिछला क्वेश्चन का जो था वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये आपस में क्या होता है हमारा? ये जो Al2O3 है ये आपस में किसका होता है? ये जो संयोजकता होता है ये आपस में चेंज हो जाता है। तो एल्युमिनियम का जो है कितना है यहाँ पे? एल्युमिनियम की संयोजकता 3 हो जाएगा
और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ चेंज कर लेता है और एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ चेंज कर लेता है जब ये रिएक्शन करता है तब। तो यहाँ पे एल्युमिनियम की संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक तत्व ए फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या है। देखिए दोस्तों, ये क्या है, A3O4। तो ए की संयोजकता जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में क्या होता है, चेंज कर लेता है। ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ओ की बात करें तो ओ का संयोजकता 3 हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, ए की संयोजकता क्या है, तो ए की संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो हम क्या जानते हैं, जो कार्बन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 4 होता है। वो कितना होता है, 4 होता है। तो अगर ऑक्सीजन की जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो वो कितना होता है, 2 होता है। और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2। इसका मतलब ये हुआ, अगर 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन के साथ क्या कर रहा है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे शेयर करेगा। क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इसका 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से अगर इस ऑक्सीजन द्वारा इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्सीडेट को पूरा कर लेगा ये ऑक्सीजन द्वारा, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में इसका क्या होता है, कितना होता है, 2 और 6। बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाह्यतम कक्षा में अगर 6 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को इसको और चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये ऑक्सीजन ले लेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इससे ले लेगा। लेकिन कार्बन के पास 4 है, तो ये कार्बन क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इससे 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेगा। तो कार्बन यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, और कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है। और हम जानते हैं क्या, कार्बन की बाह्यतम कक्षा में, यानी कि कार्बन की जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है। तो 2 और 4, तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन को कार्बन शेयर कर सकता है वही इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, संयोजकता। तो कार्बन यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, ये इस 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है और इस 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। तो 4 इसकी क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाए। पिछली क्लास में हम लोगों ने देख चुका है दोस्तों कि कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेगा या तो लूज करेगा या तो शेयर करेगा, तो वही उसका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। और जो अंतिम कक्षा या जो सबसे बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। प्रायः धनाआवेशित तत्वों की संयोजकता होती है। धनाआवेशित, धनाआवेशित क्या है दोस्तों, जैसे कि हम धनावेशित की बात करें, सोडियम का कितना होता है, 11, यानी कि 281। मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, यानी कि 282। और एल्युमिनियम का कितना हो जाता है हमारा, 13 होता है इलेक्ट्रॉन संख्या, तो 283। तो हम क्या जानते हैं, मैग्नीशियम भी धातु है, सॉरी सोडियम भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है। तो सबके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है। तो ये क्या है, प्लस में होगा। लेकिन यहीं अगर एल्युमिनियम के बाद जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन होता है, तो सिलिकॉन का कितना होता है, 14, तो 284। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है या लूज भी कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास बराबर एनर्जी लगेगा, लूज करने के लिए भी उतना ही एनर्जी लगेगा और गेन करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन को उतना ही एनर्जी लगेगा। तो ये क्या कहलाता है, मेटलॉइड हमारा कहलाता है, ये उपधातु कहलाता है या सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो इसकी जो इसका संयोजकता भी 4 हो जाएगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम इसके आगे देखते हैं दोस्तों, सिलिकॉन के बाद हमारा क्या होता है, फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस का कितना होता है, 15। तो 15 की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो कितना लिखेंगे, 2, 8
और 5, यानी कि बाह्यतम कक्षा में कितना 5 है। तो 5 इलेक्ट्रॉन को दोस्तों इसको लूज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये गेन करेगा। तो गेन करेगा तो कितना गेन करेगा, 3 को गेन करेगा। तो जो गेन करता है वो क्या होता है, माइनस में होता है, और जो लूज करता है वो हमारा क्या होता है, प्लस में होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वैसे ही इसका बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और ये जैसे लूज करेगा वैसे ही बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और एल्यूमिनियम भी लूज करेगा तो वैसे ही इसका बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन जो यूज कर रहा है तो वो उसके कितने होंगे, पॉजिटिव में होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगे। और बाह्यतम कक्षा में अगर दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन आया, 6 इलेक्ट्रॉन आया, 7 इलेक्ट्रॉन आया, तो हम क्या करते हैं जानते हैं कि जो फास्फोरस का जो संयोजकता होगा वो 5 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है, तो जो उसकी संयोजकता होगा वो -3 होगा, और 6 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता -2 होगा, और 7 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता -1 होगा। क्योंकि इस 5 वाले को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस 6 वाले को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस 7 इलेक्ट्रॉन इस 7 इलेक्ट्रॉन वाले को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब जाके इसका ऑक्टेट क्या होगा, पूरा होगा। यानी कि सभी को ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये तत्व उन इनके लिए ज़रूरत है, ये इनके लिए ज़रूरत है, ये इनके लिए ज़रूरत है। तो जो 5 6 7 होता है उनकी संयोजकता जो होता है वो माइनस में आती है, और जो 1 2 3 होती है वो प्लस में आता है, यानी कि जो धातु होती हैं उसके प्लस में होते हैं। तो यहाँ पे धनावेशित की बात करें तो धनावेशित वाला जीरो तो किसी का संयोजकता होता नहीं दोस्तों, जो जीरो होता है वो अक्रिय गैस कहलाता है। तो ये हमारा दोनों ऑप्शन क्या वो कैंसिल हो गया। 4 हमारा दोस्तों 4 जो होता है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। हमने क्या देखा सेमीकंडक्टर में, सिलिकॉन में सेमीकंडक्टर जो है कि 4 इलेक्ट्रॉन वो सेमीकंडक्टर क्या कर सकता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का जो सिलिकॉन होता है वो क्या कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो ये हमारा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। लेकिन जो 1 2 3 है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होगा, प्लस में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्षमता क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, अगर किसी तत्व की संयोजक क्षमता की बात करें, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन को कोई शेयर कर सकता है तो उसे हम संयोजकता कहते हैं, या तो क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। संयोजकता कहते हैं या तो वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी तो उसको हम कहते हैं, लेकिन संयोजक शक्ति का अर्थ क्या है, किसी के साथ कंबाइंडिंग करने के लिए या तो बॉन्ड बनाने के लिए, कंबाइंडिंग करने के लिए या तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा, क्षमता अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन डैश दर्शाता है। देखिए दोस्तों, कार्बन तो हाइड्रोजन के साथ बना के वो तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। और ये कार्बन जो है एकल एकल सहसंयोजक भी बंध बनाता है और अपरूपता भी होता है। लेकिन दोस्तों कार्बन की बात करें तो कार्बन हाइड्रोकार्बन ही नहीं, कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही नहीं बल्कि कार्बन ऑक्सीजन के भी साथ बनाता है और कार्बन नाइट्रोजन के भी साथ बनाता है। यानी कि कार्बन बहुत तत्वों के साथ हाइड्रोजन बनाता है, मतलब कार्बन बंध बनाता है। कार्बन बंध बहुत सारे के बंध बनाता है, और एकल संयोजक नहीं बल्कि कार्बन एक सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। यानी कि एकल संयोजक और द्वितीय संयोजक और तृतीय संयोजक तीनों बनाता है। अपरूपता इसका एक नहीं अनेक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हम क्या बोला गया है, सहसंयोजक बंध बनाने के लिए कार्बन डैश दर्शाता है, यानी कि जो श्रृंखला बंधन दोस्तों, यानी कि सीरीज को दर्शाता है। ये कार्बन को अगर हम कितनों कार्बन को लिख दें तो ये कभी क्या होगा, खत्म होने वाला नहीं होता है। ये श्रृंखला में आगे बढ़ता जाएगा। ये क्या होगा, श्रृंखला में बढ़ता जाएगा। श्रृंखला में ये मतलब यानी कि इसको सीरीज में हम कितना लंबा तक इसका बॉन्ड को बना सकते हैं, ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो श्रृंखला को दर्शाता है, जो एक दूसरे को इंटरकनेक्टिंग करके यानी कि जोड़ के एक कार्बन दूसरे कार्बन को इंटरकनेक्टिंग करके जोड़ते रखता है, या 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर बनाए रखता है। क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करते रहता है और बनाते रहता है बॉन्ड। तो ये क्या कहलाता है, इसको श्रृंखला बंधन यानी कि सीरीज बॉन्डिंग कह सकते हैं इसको हम। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। तो हम यहाँ क्या पे दिया गया दोस्तों, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक
तो हमने पिछली क्लास में क्या देख चुका था, पिछली क्लास में दोस्तों आज ही की क्लास में देखा था हम लोगों ने कि आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड के लिए क्या होता है, इसका उच्च गलनांक होता है। गलनांक हाई क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। और ये क्या होता है, सोल्यूशन का, सोल्यूशन में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। इसका मटेरियल हार्ड भी होता है और ब्रिटल भी होता है, ब्रिटल। ये सब क्या था, आयनिक के लिए था। और इसका विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन को यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे क्या बोला गया, निम्न गलनांक, उच्च गलनांक। तो सहसंयोजक बंध में या तो निम्न गलनांक होगा या तो उच्च गलनांक होगा। लेकिन हम क्या जानते हैं, जो आयनिक बॉन्ड का होता है वो उच्च गलनांक होता है, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हाई मेल्टिंग पर बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये किसके लिए, आयनिक बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पे किसके लिए पूछा गया, सहसंयोजक बॉन्ड, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के लिए पूछा गया है। तो उच्च गलनांक और क्वथनांक हमारा जो होता है वो आयनिक बॉन्ड का होता है। तो आयनिक बॉन्ड का होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जो सहसंयोजक बंध से क्या रखेगा, कनेक्ट, यानी संबंध या गुण को नहीं दर्शाएगा, गुण को क्या होगा, नहीं दर्शाएगा। और दोस्तों अच्छा, फिर हम दोस्तों सहसंयोजक बंध के बारे में देख लेते हैं। जैसे सहसंयोजक बंध में क्या होता है, इसका जो ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड या कंपाउंड। तो इसका, इसमें ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, निम्न गलनांक, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लो होगा, यानी कि कम होगा, लो होगा या तो कम होगा। और ये ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक होगा, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा ये, यानी कि इसके थ्रू से करंट पास नहीं करेगा, करंट पास नहीं करेगा। यानी कि कुचालक जिसको कह सकते हैं, या तो इंसुलेटर भी हम कह सकते हैं, कुचालक या तो बेड कंडक्टर, बेड कंडक्टर, बेड कंडक्टर। और जल में अविलेय और कार्बनिक विलेयकों में विलेय है, तो जल में क्या हो जाएगा, ये विलेय होंगे। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही ही दिया गया है। सहसंयोजक यौगिक डैश है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों, जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा होता है, बिल्कुल सही, साझेदारी द्वारा होता है। इनमें से सभी ऑप्शन को देखते हैं पहले। विद्युत के कुचालक होते हैं, बिल्कुल सही, विद्युत के कुचालक होते हैं। का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, निम्न होता है, बिल्कुल निम्न होता है। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों कथन है ये सहसंयोजक यौगिक के बारे में बिल्कुल सही बताया गया है। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच डैश द्वारा बनते हैं। देखिए दोस्तों, हम दो चीज़ जानते हैं, जो आयनिक होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है। आयनिक बंध में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बनाया जाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड में जो होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग या साझेदारी होता है। शेयरिंग या क्या होता है, साझेदारी की बात, साझेदारी होता है। तो जो प्रोटॉन होगा दोस्तों, वो तो ऑप्शन हमारा वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि कभी भी सब जो बॉन्ड बनता है या परमाणु या कंपाउंड बनता है उसमें कभी भी प्रोटॉन का काम नहीं होता है, बल्कि उसमें इलेक्ट्रॉन का होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के अंतरण की बात किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन का अंतरण मतलब क्या है दोस्तों, ये हमारा जो दर्शा रहा है वो आयनिक बॉन्ड के बारे में दर्शा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है या अंतरण होता है वो हमारा आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध कहलाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की बात करें तो ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में दर्शाता है। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि ये साझेदारी द्वारा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी साझेदारी से ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सहसंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या डैश हो सकती है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था पिछले क्लास में कि जो जब कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा था तो सिंगल बॉन्ड बन सकता है, डबल बॉन्ड बन सकता है, और अधिकतम से अधिकतम ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, अधिकतम से अधिकतम ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। इससे ज़्यादा बॉन्ड दोस्तों नहीं बनता है। तो ये एकल बॉन्ड, द्वितीय बंध और तृतीय बंध तक बनता है, यानी कि 3 बंध तक हो सकता है, इससे ज़्यादा बंध नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? देखिए दोस्तों, क्यूप्रस ऑक्साइड की बात करें तो क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? CU2O होता है। क्या होता है? CU2O। ये हमारा क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है। लेकिन कॉपर की संयोजकता की बात बोला गया है। क्या बोला गया? कॉपर की संयोजकता। तो कॉपर कितना है यहाँ पे? अगर इस इक्वेशन में देखें तो हम क्या देख चुके हैं पहले कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना हो जाएगा? जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है आपस में क्या होता है? बदल जाता है। तो जो कॉपर का होगा वो क्या हो जाएगा? 1+ हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन का होगा वो क्या होगा? 2- होगा। क्या हो जाएगा? 2- हो जाएगा। ये 1+ क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि हम क्या जानते हैं, कॉपर जो है एक धातु है। कॉपर क्या है? एक धातु है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम का हम क्या जानते हैं? एल्युमिनियम का कि एल्युमिनियम का होता है 13। तो 13 में से इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2 8 3। तो 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आगे ऑप्शन को क्या है, देखने की जरूरत भी नहीं है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या होता है दोस्तों 12 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना हो जाएगा? 282। तो जो 72 कक्षा में होता है ये क्या करेगा? लूज करेगा। तो लूज करेगा तो हमारा क्या होगा? ये प्लस में होगा। अगर ये गेन करता, यानी ये हमारा धातु है, धातु है तो ये लूज करेगा। और 72 कक्षा में ये इसको लूज करना आसान है। या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है या तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए क्या होगा? कठिन होगा। क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसे ज़्यादा एनर्जी लगेगा। और इसे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या होगा? आसान होगा। क्या होगा? आसान होगा। तब जाके इसका क्या हो जाएगा? अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा। तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज कर देगा। तो लूज करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करेगा तो जितना लूज करता है वो प्लस में आता है। लूज करने वाले को प्लस में हम लिखते हैं और गेन करने वाले को माइनस में लिखते हैं। तो लूज कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 2 मतलब +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो अमोनिया की बात करें दोस्तों तो हमारा सूत्र क्या होता है? NH3। ये क्या हमारा दोस्तों? अमोनिया है। एक होता है दोस्तों NH4, वो होता है अमोनियम। वो क्या होता है? अमोनियम। अगर अमोनियम है, अगर अमोनियम है तो उसका सूत्र NH4 होता है। और ये अमोनिया है तो इसका सूत्र क्या है? NH3 है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? ये जो नाइट्रोजन चेंज किया गया है ये आपस में क्या होता है? चेंज कर लेता है। तो नाइट्रोजन का कितना है हमारा? 3 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि ये वही इलेक्ट्रॉन को आपस में चेंज करता है या शेयर करता है जो इसका क्या होता है? संयोजकता होता है, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजकता होता है उसी को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि नाइट्रोजन की संयोजकता होगा। और वैसे भी अगर नाइट्रोजन की संयोजकता चेक करें तो नाइट्रोजन का हमारा कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है? 7 होता है। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सजाएंगे तो कितना रखेंगे? 2 5। अब 72 कक्षा में पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन इसको हम क्या रखेंगे? माइनस में रखेंगे, क्योंकि इसको गेन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। तो गेन करना पड़ेगा तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, माइनस में। तो माइनस नहीं दिया है तो यहाँ पे सिर्फ प्लस में है तो 3 होगा उत्तर। डैश एक सहसंयोजक अणु नहीं है। एक डैश एक सहसंयोजक अणु नहीं है, यानी कि दोस्तों ये सहसंयोजक नहीं है। इसका अर्थ क्या होगा? वो आयनिक होगा। यानी कि जो कोवालेंट है, ये सहसंयोजक मतलब क्या हो गया? कोवालेंट। तो जो कोवालेंट नहीं होगा वो क्या होगा? हमारा आयनिक होगा। तो आयनिक बंध में हम क्या जानते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। और एक एक बात और हम जानते हैं दोस्तों, जो आयनिक बंध होता है वो हमारा क्या होता है? आयनिक बंध में एक धातु होता है और दूसरा क्या होता है? अधातु होता है। एक धातु होता है दूसरा अधातु होता है। और सहसंयोजक में क्या होता है? दोनों क्या होगा? अधातु होगा या नॉन मेटल्स होगा। दोनों क्या होगा? नॉन मेटल। दो से दो या दो हो या दो से अधिक हो, सब क्या होगा? अधातु होगा।
तो यहाँ पे हमारा जो सहसंयोजक होगा, हम क्या जानते हैं, अधातु अधातु से मिलकर बना होता है, और जो आयनिक बंध होता है वो धातु और अधातु दोनों से मिलकर बना होता है। तो अब हम दोस्तों ऑप्शन को डायरेक्ट हम देख लेते हैं कि कौन धातु है और कौन अधातु है। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम क्या हमारा धातु है, ऑक्सीजन क्या है अधातु है, तो ये हमारा क्या हो गया आयनिक बंध हो गया। ऑक्सीजन क्या है अधातु है, हाइड्रोजन क्या है अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है, तो ये हमारा क्या हो गया कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ये क्या हो गया कोवैलेंट। तो यहाँ पे कार्बन क्या है अधातु है, क्लोरीन क्या है अधातु है, क्लोरीन सब क्या है अधातु है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। और ये क्या है हमारा सारा सारा का सारा अधातु है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये तीनों क्या है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन एकमात्र क्या है इसमें धातु प्रेजेंट है कैल्शियम, जो क्या है धातु है। तो धातु होने के साथ साथ ये ऑक्सीजन के आने के धातु और अधातु का क्या है यौगिक है। तो धातु और अधातु का यौगिक होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है आयनिक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है आयनिक बंध कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है संयोजक अणु नहीं है, क्योंकि ये कोवल क्या है हमारा सहसंयोजक अणु नहीं है, बल्कि ये आयनिक बंध या अणु है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम का क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे 2+ और ऑक्सीजन का क्या लिखा जा रहा है 2-, यानी कि ये जब रिएक्शन करेगा तो Ca और O, तो ये दोनों क्या करेगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोनों क्या होगा कैंसिल आउट, तो CaO इसका बन जाएगा, CaO बन जाएगा। और एक बात हम जान सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा अधातु होता है उसका क्या होता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो आपस में ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। क्या करता है शेयर कर लेता है। बल्कि इसमें क्या हो रहा है ये तो जो धातु होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है ट्रांसफर करने का काम करता है। धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि उसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जो अधातु होता है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ट्रांसफर वो नहीं कर सकता है, इसलिए वो क्या करता है गेन करता है, गेन करता है यानी कि शेयर कर लेता है। तो यहाँ पे जो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है, ऑक्सीजन का हमारा कितना है दोस्तों 8 है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2 और 8 हो जाएगा, और 2 6 होगा। तो इसकी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और होता तो इसका ऑक्टेट पूरा होता। और जो क्लोरीन है क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, तो 2 8 7, तो इसकी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसमें क्या बोला गया है ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है, संयोजकता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम अगर देखा जाए तो 1-2 के टर्म में यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो जो क्लोरीन की संयोजकता है वो क्या है हमारा अधिक हो जाएगा। क्लोरीन का क्या है संयोजकता ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता। तो यहाँ पे दोस्तों सापेक्ष की बात किया यानी कि क्लोरीन के बारे में पूछा गया है, किसके बारे में कि क्लोरीन की संयोजकता क्या है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या उत्तर देंगे डी नंबर का उत्तर देंगे, क्योंकि दोस्तों जो 72 कक्षा में होता है वो हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ये अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है संयोजकता नहीं है, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जो 72 कक्षा में अवेलेबल होता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है जितने इलेक्ट्रॉन को वो हमारा संयोजकता होता है। तो इसकी संयोजकता की बात करें तो 1 होगा, और ऑक्सीजन की संयोजकता की बात करें तो 2 होगा। क्या होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे हमें डी मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में संबंध नहीं दर्शा पा रहा है। तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तत्व एक्स चतुर्थ संयोजक और तत्व वाई द्विसंयोजक, इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक डैश होगा। देखिए दोस्तों एक्स संयोजक यानी कि ये क्या करेगा इसकी 72 कक्षा में संयोजक मतलब दोस्तों इसकी 72 कक्षा में क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन होगा। एक्स का 72 कक्षा में क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तब जाके ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। और ये वाई है दोस्तों इसके 72 कक्षा में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस एक्स और वाई के बीच में अगर हमें यानी कि यौगिक बनाना है, एक्स और वाई को हमें यौगिक बनाना है, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन
वाई अगर एक्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा, लेकिन इस एक्स का क्या होगा, पूरा नहीं होगा ऑक्टेट, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो शेष ही रह जाएगा। अगर देखा जाए दोस्तों तो ये वाई क्या करेगा, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा, लेकिन जो वाई का था, वाई का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन एक्स का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। तो एक्स को ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस वाई को एक और अणु को लाना पड़ेगा, तब ये क्या करेगा, इस 2 अणु को ये फिर से ये इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तब जाके क्या करेगा, ये जो हमारा एक्स का है ऑक्टेट क्या होगा, पूरा होगा। एक्स का क्या होगा, ऑक्टेट पूरा होगा, एक्स का ऑक्टेट पूरा होगा। तो यहाँ पे हम क्या सूत्र लिख सकते हैं कि जो एक्स है वो कितने के साथ साझा कर रहा है, जो एक्स हमारा कंपाउंड है, सॉरी जो एक्स हमारा एलिमेंट है वो हमारा कितने वाई के साथ कर रहा है, यानी एक्स 1 है और वाई कितना है, 2 है। एक्स 1 है और वाई कितना है, 2 है। एक्स कितना है, 1 है और वाई कितना है, 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर जो कि हो जाएगा। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है, या तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें दोस्तों, इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं, या तो हम क्या जानते हैं, जो एक्स है, एक्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक्स के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और वाई के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वाई के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। जब ये आपस में रिएक्शन करेगा तो जो संयोजकता होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो एक्स का क्या हो जाएगा, 2, और वाई का क्या होगा, 4। लेकिन जब संयोजकता अधिक होता है, जब दो दो जब कटे तो उस संयोजकता को हम काट देते हैं, तो 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4। तो इस तरह से भी यहाँ पे हम इसका उत्तर दे सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लिथियम नाइट्रेट का सूत्र है, देखिए दोस्तों लिथियम की बात करें तो लिथियम की बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, सॉरी लिथियम का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है दोस्तों, परमाणु संख्या 3 या इलेक्ट्रॉन संख्या 3। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2 और 1। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7। कितना होता है, 7। तो 2 और क्या होगा यहाँ पे, 5, 2 और 5। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे लिथियम क्या हमारा धातु है, लिथियम क्या है, धातु है, नाइट्रोजन क्या है, अधातु है। तो अगर इस लिथियम को अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है दोस्तों, तो ये क्या करेगा, इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर नाइट्रोजन को, ये क्या है, नाइट्रोजन क्या है, 5 है। नाइट्रोजन अगर नाइट्रोजन को हम दर्शाएं तो ये क्या है, नाइट्रोजन बाह्यतम कक्षा में कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। बाह्यतम कक्षा में कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो इसको अगर ऑक्टेट पूरा करना है, नाइट्रोजन की बात करें दोस्तों, तो नाइट्रोजन को अगर पूरा करना हो तो कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन तो बाहर में है, लेकिन ये कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 5 है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए। कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो इस 3 को के लिए यहाँ पे एक लिथियम का बाहरी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये एक करेगा, आगे डुप्लीट पूरा करेगा ये, तो एक इसे यहाँ पे शेयर करेगा, इसका डुप्लीट पूरा हो जाएगा। यहाँ से एक शेयर करेगा, इसका भी डुप्लीट पूरा हो जाएगा। यहाँ से एक शेयर करेगा, इसका भी डुप्लीट पूरा हो जाएगा। तो जो लिथियम का कितना तत्व लग जाएगा, इसको सिर्फ नाइट्रोजन को हम देखेंगे दोस्तों कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन पूरा करना है तो कितना होगा, यानी कि लिथियम कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। और नाइट्रोजन कितना है, एक ही है हमारा, नाइट्रोजन 1 है और लिथियम कितना है, 3 है। तो L3N हो जाएगा, क्या होगा, L3M, जो कि लिथियम नाइट्रेट का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गलत मिलान का चयन करें, तत्व संयोजकता। तो हीलियम धातु की बात करें दोस्तों, तो हीलियम की धातु का संयोजकता कितना होगा, 2 होगा। हीलियम का दोस्तों संयोजकता जो होगा हमारा 0 होगा, क्योंकि ये पहला तत्व जो है जिसका डुप्लेट पहले से पूरा है, जिसका डुप्लेट क्या है, पूरा है। और जिस तत्व का डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा होने पर ये इलेक्ट्रॉन को ना तो लूज करेगा नहीं गेन करेगा, क्योंकि अपना स्टेबिलिटी इस इन तत्वों ने पा चुका है।
अपना स्टेबिलिटी क्या है इन तत्वों ने पा चुका है। तो जो स्टेबिलिटी पा चुका है वो इलेक्ट्रॉन को ना तो शेयर करेगा ना तो गेन करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन को शेयर और गेन किया जाता है वही उसका क्या होता है, संयोजकता होता है। तो हीलियम का ऑक्टेट डुप्लेट क्या है, पहले से पूरा है। तो हीलियम का डुप्लेट अगर पूरा है तो इसकी संयोजकता 0 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का ना तो ऑक्टेट पूरा है ना तो डुप्लेट पूरा है, इसीलिए हाइड्रोजन का एक तत्व होता है। तो ये भी क्या है, ऑप्शन सही है। कार्बन की बात करें तो कार्बन की 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन की टोटल परमाणु संख्या 6 होता है, 2 पहली कक्षा में, 4 अंतिम कक्षा में। तो इस कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम ये क्या करेगा, लूज कर देगा, या तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा। क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये 4 को गेन कर सकता है या लूज कर सकता है। तो इसकी जो 4 परमाणु संख्या सॉरी संयोजकता होगा ये भी सही क्या है, इसका ये भी क्या है, सही है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, यानी कि 2 6। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो इसका संयोजकता ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, 1। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो गलत है तो यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है गलत मिलान का चयन करें। डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। देखिए दोस्तों, N2 यानी कि क्या, ये दो N2 एक, जितने भी अधातु हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। जितने भी अधातु होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। जब उनका ऑक्टेट नहीं पूरा होता है तो वो नाइट्रोजन क्या करता है, खुद से आपस में ही क्या करता है, वो एक दूसरे को आबंध बना लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन की 72 कक्षा में कितना होता है हमारा, 5 होता है। कितना होता है, 5। और तो दूसरा नाइट्रोजन भी यहाँ पे होगा एक, दूसरा नाइट्रोजन का भी 72 कक्षा में कितना होगा, 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये 72 कक्षा में 5 है, अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी अपना ऑक्सीडेट पूरा कर लेगा, और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अपना ऑक्सीडेट पूरा कर लेगा। तो ये आपस में क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा या बंध बना लेगा, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये 3 इलेक्ट्रॉन ये इसके पास शेयर कर लिया, और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास शेयर कर लिया, यानी कि इसका भी ऑक्सीडेट पूरा, इसका भी ऑक्सीडेट पूरा। तब जाके क्या बन जाएगा, एन एन मिलने के बाद ये N2 बनेगा, यानी कि N2 हमारा क्या है, फ्री स्टेट में नहीं है, नहीं पाया जाता है नाइट्रोजन को। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, अगर भाग बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन इसका भाग ले रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन इसका भाग ले रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसका और 3 इलेक्ट्रॉन इसका, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग ले रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 आबंध में बनाने में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। परिवर्तनीय संयोजकता डैश दर्शाते हैं। देखिए दोस्तों, दो चीज होता है, एक होता है संक्रमणीय संक्रमण तत्व, एक होता है असंक्रमण तत्व। असंक्रमण तत्व, संक्रमणीय तत्व हम उसे कहते हैं दोस्तों जब क्या करेगा, ये अपनी संयोजकता को स्थिति के अनुसार बदल लेगा, अपनी संयोजकता को क्या करेगा, स्थिति के अनुसार बदल लेगा। जो संक्रमण तत्व होते हैं दोस्तों, जो डी ऑर्बिटल वाले होते हैं उसे संक्रमणीय तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये संयोजकता अक्सर बदल लेते हैं, क्या कहते हैं, बदल लेते हैं। तो वो संक्रमणीय तत्व कहलाते हैं। तो परिवर्तनीय संयोजकता क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों से होते हैं, नहीं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका तो फिक्स फिक्स इलेक्ट्रॉन होता है, वो शेयरेबल होता है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा हमारा बिल्कुल संक्रमण तत्वों से संबंधित रखता है, तो जो कि डी ऑर्बिटल का एलिमेंट होता है, क्या होता है, बी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ससंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और कथनांक बिंदु होते हैं। देखिए दोस्तों, उनके बीच ससंयोजित बंध की बात किया गया है। ससंयोजित बंध में क्या होता है, हम दो चीज पढ़े हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक और कोवैलेंट। तो आयनिक में जो सहसंयोजक बंध होता है वो क्या होता है, हाई होता है, क्या होता है, हाई होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, लो होता है, यानी कि कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, बल माध्यम में, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, अधिक मध्यम मध्यम होते हैं, बिल्कुल गलत। इंटरमोलिकुलर बल मजबूत होते हैं, ये मजबूत की बात करें दोस्तों, ये हमारा किस में होता है, आयनिक बॉन्ड में होता है। इंटरमोलिकुलर बल कमजोर होते हैं, तो कमजोर बिल्कुल सही है दोस्तों, जो सहसंयोजक बॉन्ड में है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं शुरू में ही,
तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बल कमजोर होता है सहसंयोजित बंध या तो कोवालेंट बॉन्ड में, और बल मजबूत होता है किसमें, आयनिक बॉन्ड में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, कार्बन और सिलिकॉन के बारे में पिछली क्लास में देखा था। पिछली क्लास में देखा था कि कार्बन का जो कितने है, ये छोटे परमाणु है। कार्बन हमारा क्या है, छोटे परमाणु है, और छोटे परमाणु के होने के कारण इसका जो बंध होता है ये मजबूत होता है। बंध क्या होता है, मजबूत होता है। लेकिन और ये बड़े परमाणु होने के कारण इसका बंध कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध। तो बड़े परमाणु से बने वाले तत्व बंध, बड़े परमाणुओं वाले तत्व से बने बंध क्या होगा, बहुत कमजोर होगा। क्या होगा, बहुत कमजोर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणामस्वरूप निर्मित होते हैं। बिल्कुल सही, ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोष को पूरा कर सकते। देखिए दोस्तों, 72 कक्षा को क्या करना है, उसे पूरा करना होता है। 72 कक्षा को क्या होता है, उसको पूरा करना होता है, तब जाके उसका ऑक्टेट या डुप्लेट क्या होता है, पूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं परमाणु की सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्षा में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंतरिक बोल दिया, या तो परमाणु संख्या आंतरिक में होता है या तो बाह्य में होता, लेकिन आंतरिक में जो हमारा होता है वो प्रोटॉन संख्या होता है। तो जो बाह्यतम कक्षा में होता है वही हमारा क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में, बिल्कुल सही दोस्तों, जो परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में होता है वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहता है। ये पिछली क्लास में दोस्तों हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है। तो आयनिक यौगिक का गुणधर्म हम क्या जानते हैं दोस्तों, वो हार्ड होता है, हार्ड, ब्रिटल और सॉलिड भी हो सकता है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, हाई होता है। सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, सॉल्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यानी कि करंट पास करेगा। ये सोल्यूबल इन वाटर, ये सोल्यूबल इन वाटर यानी कि पानी में क्या होगा, ये घुलनशील होगा। पानी में क्या होगा, घुलनशील होगा। पानी में क्या होगा, घुलनशील होगा। लेकिन पेट्रोल और किरासन ऑयल में क्या होगा, या एल्कोहल में अघुलनशील होगा। पेट्रोल, एल्कोहल, पेट्रोल, एल्कोहल, और पेट्रोल का ही टर्म क्या होता है दोस्तों, केरोसिन। पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, पेट्रोल का ही एक फॉर्म है, यानी कि ये सब फ्यूल है, जो फॉसिल्स फ्यूल है, यानी कि फॉसिल्स फ्यूल्स क्या कह सकते हैं। तो आयनिक बंध फॉसिल्स फ्यूल्स में अघुलनशील होता है, यानी कि नॉन वोलेटाइल। क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, और नॉन वोलेटाइल या तो अनसोल्यूबल। अब ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आयनिक बंध के बारे में। तो आयनिक बंध का हमने क्या देखा, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे ऑप्शन को भी देख ही लेते हैं दोस्तों। यह कठोर होता है, हाँ बिल्कुल दोस्तों, कठोर तो होता है, और आसानी से नहीं टूटता, बिल्कुल गलत दोस्तों। ये कठोर होने के साथ साथ क्या होता है, भंगुर भी होता है, यानी कि ब्रिटल भी होता है। क्या होता है, ब्रिटल होता है। और ब्रिटल को हम क्या जानते हैं, ब्रिटल नेचर का जो होता है वो आसानी से टूट जाता है। कठोर तो होता है लेकिन ब्रिटल होता है, तो ये आसानी से टूट जाता है। यह ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालन करता है, बिल्कुल गलत दोस्तों। अगर यहाँ पे लिक्विड होता तो सही हो जाता, क्योंकि लिक्विड अवस्था में आयनिक बंध क्या करता है, करंट को फ्लो करता है। यह मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसी विलायकों में घुलनशील है, बिल्कुल गलत दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ क्या है, पानी में क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है। हमने क्या देखा कि जो एल्कोहल और पेट्रोल या फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसमें ये अघुलनशील होता है। क्या होता है, अघुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आयनिक और कोवालेंट बॉन्ड से सभी क्वेश्चन हमारा
ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको आयनिक बंध और कोवालेंट बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड या कोवालेंट बॉन्ड के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और ट्रिक भी हमने देख लिया दोस्तों कि आयनिक होता है तो उसमें क्या क्या करते हैं। आयनिक जो बंध होता है वो उसमें क्या होता है, एक धातु होता है और एक अधातु होता है। क्या होता है, अधातु होता है। तो इससे हम पहचान सकते हैं आसान से। और जो कोवालेंट बॉन्ड होता है यानी कि सहसंयोजी, कोवालेंट या सहसंयोजी होता है, उसमें क्या होता है, दोनों ही हमारा क्या होता है, आधातु होता है। दोनों ही क्या होता है, आधातु होता है। तो इससे हम दोस्तों क्वेश्चन को आसानी से सेकेंडों में पहचान सकते हैं। तो ये इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आ रहा है या हेल्पफुल हो रहा है तो हमारा इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।